हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा बायोलॉजी का पोर्शन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ और आई बटन से आप देख लो पहले, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। हरे पौधे में हरे रंग का वर्णक, सबसे पहले बताएंगे प्रकाश संश्लेषण को। किसी भी क्वेश्चन का जब हम लोग लिखना चाहते हैं आंसर, तो पहले उसका क्या तैयार करना पड़ता है, बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है। तो उसी तरह ताकि आपको 100% मार्क्स मिले, आपका मार्क्स नहीं कटे। तो शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, कि जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो क्यों होती है प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधे में ही, तो इसके पीछे का कारण है वो आपका क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में आपको पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं क्लोरोफिल को हिंदी में? पर्णहरित। तो हरे पौधे में हरे रंग का एक वर्णक पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। देखो बच्चों, पौधे में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं जिसको इंग्लिश में प्लेस्टिड कहते हैं। ध्यान देना, 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, लिख लेना आप लोग प्लेस्टिड। पहला जो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दो, क्रोमोप्लास्ट जो है इसको हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं, रंग वाला लवक। इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण पौधे में अलग अलग रंग के फूल लगते हैं। आपने देखे हैं, लाल फूल होता है, पीला फूल होता है, बहुत सारे प्रकार के फूल होते हैं, आप हजारों प्रकार के फूल देखे। तो वो जो अलग अलग रंग होता है पौधे में फूल का या उसके फल का, वो किस पर डिपेंड करता है? क्रोमोप्लास्ट पर। इसको वर्णी लवक कहते हैं। दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ये अवर्णी लवक है। अवर्णी लवक, इसमें रंग नहीं होता है, रंगहीन लवक होती है। ये पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, बीमारी से बचाता है। जैसे आपके शरीर में एंटीबायोटिक होती है जो छोटी मोटी बीमारियों को खुद ठीक कर देता है। छोटा अगर कट लग जाए तो आप दवाई लेने नहीं जाते हो, खुद ठीक हो जाता है। किसके कारण? हमारे शरीर में जो है क्या है? एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक है। उसी तरह पौधे के शरीर में जो एंटीबॉडी है वो क्या है आपका? ल्यूकोप्लास्ट है। तीसरा प्लेस्टिड है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल यानी पर्णहरित होता है, जिसका रंग हरा होता है। और ये पौधे का जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया में, मतलब किस चीज की प्रक्रिया में बात कर रहे हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो बच्चों, चाहे हम प्रकाश संश्लेषण बोले या स्वपोषण बोले, बात वही है, क्योंकि सभी स्वपोषी सिर्फ हरे पौधे हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। तो हरे पौधे हैं, और हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा संश्लेषण करते, भोजन बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो स्वपोषण की प्रक्रिया भी पूछे तो आपको प्रकाश संश्लेषण ही लिखना है। कि अगर स्वपोषण क्या है ये डिफिनेशन पूछेगा तो स्वपोषण लिखना है आपको, स्वपोषण की प्रक्रिया। तो आप स्वपोषण का उदाहरण पूछे, स्वपोषण का उदाहरण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ध्यान देना बच्चों, स्वपोषी और स्वपोषण में अंतर है। स्वपोषी बोले तो सभी हरे पेड़ पौधे, और स्वपोषण का उदाहरण बोले तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और स्वपोषण क्या है तो जानते ही, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन बनाने के लिए, भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है। लेक्चर 1 में मैं बढ़िया से बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है क्या? हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी सहायता से बच्चों? क्लोरोफिल की सहायता से। किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा, सूर्य प्रकाश होना ही चाहिए। उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हवा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और पौधे जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण प्राप्त करके क्या करता है? भोजन बनाता है। भोजन बनाने की यह जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। देखिए, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, सरल भाषा में लिखना है तो क्लोरोफिल की सहायता से हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। इसके लिए वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ द्वारा खनिज लवण लेते हैं। मतलब अपने भाषा में आप जैसा लिख सकते हैं,
ठीक है, बातें समझ में आ गई। 4 चीजें आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल और खनिज लवण, उसके बाद क्या था, सूर्य की प्रकाश। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न समीकरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। समीकरण को मैं समझा रहा हूं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैगो लेना है, 6 गो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे 2 गुना 12 गो जल लेना है, जल मतलब H2O। 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 12 गो जल, 2 गुना। ठीक है, अब इससे बनेगा क्या, पौधे का भोजन है क्या, पौधे का भोजन है आपका ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र है बच्चों, याद कर लेना, C6 कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण के बाद मुख्य उत्पाद है, मतलब आपका भोजन है पौधे का। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, 6 अणु ऑक्सीजन बनता है और 6 अणु जल वाष्पीकरण के रूप में निकल जाता है। तो पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है। तो क्या है बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन और जल, ये दोनों क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सह उत्पाद है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ बनता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में मेन बनाने का मोटो क्या है, ग्लूकोज। तो यहां तक बच्चे समझ में आ गई। चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक क्या क्या है इसको समझने। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लो, वीडियो को रोक के। देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, या प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी पदार्थ महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी पदार्थ की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में सवाल को समझिए पहले। सवाल अगर समझ जाइएगा तो सवाल को किसी भी तरह चेंज करके पूछे, आपको फर्क नहीं पड़ेगी। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, यही है सीधा सीधा सवाल। तो मतलब इसके लिए आवश्यक घटक क्या क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो देखो बच्चों, अभी बताया प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न 4 आवश्यक घटक हैं। सबसे पहला घटक है क्लोरोफिल, हिंदी में इसको पर्णहरित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पर्णहरित। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल के कारण ही होती है, क्योंकि आप जानते हैं पौधे स्वपोषी इसलिए हैं क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। जिसके पास क्लोरोफिल है वही प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। कल के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि एक पौधा है अमरबेल जो परजीवी है, परपोषी है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। तो जितने भी हरे पौधे हैं, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है, जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो पौधा हरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल के कारण ही संभव होती है, इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ऑब्जेक्टिव है बच्चों, आपको अलग से ऑब्जेक्टिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी सारी इसका मेरा जो डिफिनेशन है बच्चों पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव अलग से याद करने की जरूरत नहीं, और A1 आंसर है 100/100% का। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल के कारण ही संभव होती है, इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो किससे कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, क्लोरोफिल को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक, ध्यान देना, अंगक, क्लोरोफिल पाया किसमें जाता है, पत्ते में। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको कहेंगे, पत्ते में। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है तो पत्ता होगा आंसर, जबकि प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्लोरोफिल होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, सूर्य प्रकाश। देखिए सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में ईंधन का कार्य करती है। ईंधन समझ रहे हो, देखो क्लोरोफिल हो गया रसोईया, मतलब आपके घर का जो कुक है, शेफ है, या आपके घर में आपकी माताश्री अगर भोजन बनाती है तो वो आपका क्या है, भोजन बनाने का काम करती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल भोजन बनाने का काम करती है, तो मतलब ये कुक हो गया, शेफ या रसोईया बोलिए। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश जो है ईंधन है, जैसे गैस, लकड़ी या जलावन जो समझ लीजिए। ये अगर रसोईया है तो सूर्य प्रकाश क्या है आपका, ईंधन है। मतलब आप गैस में बना रहे हो, हीटर में बना रहे हो, या जिस चीज में लकड़ी से बना रहे हो, तो वो ईंधन क्या है,
सूर्य प्रकाश है। तो सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में ईंधन का कार्य करती है। यह प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक पदार्थ है। आवश्यक ही नहीं, बहुत आवश्यक पदार्थ है। जैसे ये रसोईया, ये ईंधन, तो ये दाल और ये चावल, ठीक है, जो समझ लो आप, चावल है, पानी है, तो ये सब आपका कच्चा पदार्थ है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसमें क्या है कि पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं CO2 को? वायुमंडल में। और यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। आपको फंसाने के लिए ऑब्जेक्टिव में 0.3 दे देगा, 0.003 दे देगा। तो देखिए 0.3 ना 0.03, ये होगा क्या? 0.03%। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है किसमें? वायुमंडल में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जल। जल जो है प्रकाश संश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पौधे जो है अपने भोजन का अधिकांश भाग कहां से प्राप्त करता है? जल का। एक थोड़ा सा इसका समझो, एग्जाम्पल द्वारा मैं समझा रहा हूं। एक छोटा सा पौधा ले लो आप 10 ग्राम का, उस पौधे को 2 किलो मिट्टी डाल के गमले में लगा दो। अब वो पौधे को तुम 6 महीना 1 साल तक पानी डाल के सींचते रहो। उसके बाद आप उस पौधे को गमले से उखाड़ो। मिट्टी कितना दिया था आपने? 2 kg। मिट्टी को अच्छे से जड़ से साफ करो। अब मिट्टी को जब तुम वजन करोगे ना, तो ये हो सकता है 2 kg के जगह 1800 ग्राम मतलब 200 ग्राम घट सकता है, या 1.5 kg होगा, मतलब मैक्सिमम आधा किलो घट सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन पौधे का वजन आप देखोगे कि 10 ग्राम से ये 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो हो चुका होता है, मतलब जिस पर टाइप का आपका पौधा होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो आप देखिए, मान लीजिए ये 2 किलो ही हो गया, तो ये वजन घटा मिट्टी का आधा किलो और बाहर गया इधर 2 किलो। कैसे? तो अधिकांश भोजन जो मिला उसको कहां से मिला बच्चों? जल के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव, ये प्रयोग भी पूछा जाता है कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, कि एक प्रयोग द्वारा समझाए कि पौधे अपने भोजन का अधिकांश भाग जल द्वारा प्राप्त करता है। तो बातें समझ में आ चुकी होगी बच्चे, ठीक है। अब एक और प्रयोग समझिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब आप अपने भाषा में लिख देना कि एक गमले में कितना ग्राम का पौधा लेते हैं, इतना मिट्टी डालते हैं, मतलब जितनी बातें आपको पता है। वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति क्यों आवश्यक है, या सूर्य प्रकाश आवश्यक है पौधे के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसके लिए दर्शाइए। तो आपने क्या समझिए इसको, कि एक अंधेरे कमरे में गमले में रख के एक पौधा छोड़ देते हैं। 2 समान पौधा लेते हैं, दोनों को गमले में लगाते हैं, और एक को अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं, दूसरे पौधे को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। दोनों को सींचते हैं, सब कुछ बराबर देते हैं, लेकिन एक को जो है अंधेरे में रखते हैं, सूर्य प्रकाश नहीं देते हैं, दूसरे को उजाले में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं जो अंधेरे वाले पौधा है वो तो मुरझा गया, या उसमें विकास नहीं हुआ, या सफेद पड़ने लगा, जबकि जो सूर्य प्रकाश वाले पौधे हैं उसमें विकास हो रही है। इस प्रयोग से क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का बच्चों, वो है अमीबा में पोषण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति 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 आवश्यक क्वेश्चन। तो समझिए बच्चों, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ध्यान दीजिए बच्चों। अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, अमीबा एक प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है। ध्यान दीजिए, एक कोशिकीय जीव है। हम लोगों के जैसा जटिल बहुकोशिकीय नहीं है, जिसमें खाने के लिए मुंह होता है, सांस लेने के लिए नाक और फेफड़ा होती है, श्वसन प्रक्रिया के लिए, ऐसा नहीं है। उसके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है, और उसी एक कोशिका से उसको सारा प्रक्रिया पूर्ण करना पड़ता है। फिर भी ये प्राणी संपोषी जीव है। जिस प्रकार का जीव मनुष्य है, मनुष्य भी प्राणी संपोषी है, उसी प्रकार अमीबा भी प्राणी संपोषी है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो प्राणी संपोषी और एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में देखो पोषण की प्रक्रिया 3 चरण में होती है, अंतःग्रहण,
पाचन और बहिष्करण। अंतग्रहण का मतलब अंदर लेना भोजन, पाचन मतलब पचाना, और बहिष्करण मतलब जो अपशिष्ट बच गया उसको शरीर से बाहर निकाल देना, उत्सर्जित कर देना। तो अब हम लोग देखते हैं अमीबा के पोषण की प्रक्रिया को, बढ़िया से आप पढ़ते हैं। देखो भोजन जब अमीबा के करीब होता है, जैसे मान लो ये अमीबा सूडोपोडिया होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होती है। मान लो ये अमीबा है, अगर यहां पर कोई भोजन है तो इसका जो ये वाला भाग है ऐसे बढ़ेगा, ये वाला भाग भी ऐसे बढ़ेगा, फिर बढ़ते 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 इस तरह बढ़ते जाएगा और इस तरह पूरा घेर लिया। तो अब क्या हुआ, भोजन इसके शरीर के अंदर आ गया। तो अब देखिए भोजन जब अमीबा के काफी करीब होता है तो इसके कूटपाद, तो आप पूछा जाता है कि कूटपाद द्वारा भोजन कौन करता है, अमीबा। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और इसके भोजन को पूरी तरह से क्या करते हैं, घेर लेते हैं, जिससे कूटपाद का जो शीर्ष है, मतलब ये ऊपर वाला भाग और जो पार्श्व है ये वाला भाग, दोनों मिल जाता है, तो भोजन अंदर में आ गया। इस प्रकार एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन अंदर बढ़ गया तो भोजन रसधानी, हमारे पेट में भोजन रखने के लिए आमाशय है, लेकिन वहां नहीं है, वह शरीर में ही अपने आप भोजन गया और भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, जहां भोजन का पाचन एंजाइमों द्वारा होता है। देखो भोजन कहीं भी हो, कोई भी जीव करे, पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। आपको अगर अपच हो जाती है, भोजन नहीं पचता है, तो डॉक्टर एंजाइम देता है, तो वही चीज एंजाइमों द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन विसरण की क्रिया द्वारा, क्योंकि एक ही कोशिका है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग उत्तक या कोशिका है नहीं, विसरण की क्रिया द्वारा पूरे कोशिका में फैल जाती है। ठीक है, अब जो अपशिष्ट बचा, पचने के बाद कुछ अपशिष्ट बचते हैं ना, तो शेष अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कहीं भी एक छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपशिष्ट क्या होता है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो समझे, पहले अंतग्रहण कैसे होता है, कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को घेर लेते हैं, जिससे एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है। वह भोजन का पाचन होता है, किसके द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। जब पच गया तो पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने की, मतलब पूरे शरीर में फैलाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, विसरण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जब पूरा विसरित हो जाता है, बचता है अपचा भोजन, अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, कहीं भी अस्थायी छिद्र, मतलब भोजन निकला फिर छिद्र खत्म, अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है। इस प्रकार से भोजन, अंतग्रहण, पाचन और बहिष्करण द्वारा पोषण की प्रक्रिया अमीबा में पूर्ण होती है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी था, इसको समझे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जो कि पोषण की प्रक्रिया का लास्ट टॉपिक होगा, मनुष्य में पोषण, मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर होगी, उसके बाद श्वसन चैप्टर चालू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आपके छूट जाएंगे, जो कि अगर आप करते तो 90% की तो गारंटी मैं यूं ही दे देता हूं। ठीक है बच्चों, आपको रटने की आवश्यकता नहीं इस चैनल पे।